वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड एनएफओ के बारे में, जो कि रूरल सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, रूरल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन में इन्वेस्ट करता है। इस वेबिनार में हम फंड के ऑब्जेक्टिव्स, किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये सूट होगा और भी कई कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मेरे साथ अभी शामिल हैं प्रियंका खंडेलवाल, फंड मैनेजर एट आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। Welcome, Priyanka. Thank you so much for joining us today. Thank you, Anukriti. Thanks for having me. सबसे पहले हम बात करते हैं फंड के बारे में, थोड़ा फंड के बारे में जान लेते हैं और ये भी जानते हैं कि ये फंड इंडिया की रूरल डेवलपमेंट थीम में कैसे एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा। तो अनुकृति, अगर आप इंडिया में जो स्पेसिफिकली रूरल एरियाज है उनकी हिस्ट्री देखिए पिछले 10 साल में वहाँ क्या हो रहा है, तो जो इनकम ग्रोथ है रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, हमारी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है। उनकी इनकम ग्रोथ काफ़ी कम रही है अगर आप अर्बन इकोनॉमी के साथ कंपेयर करें तो। और उसका मेजर रीज़न ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ हमारी रूरल वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एग्री कमोडिटीज जो कहते हैं उसका जो इन्फ्लेशन है पिछले 10 सालों में काफ़ी कम रहा है। उसका इम्पैक्ट उन सब पे आता है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपनी इनकम्स के लिए। और जैसा मैंने कहा कि 60% रूरल वर्किंग एज पॉपुलेशन एक्चुअली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट। तो इस वजह से रूरल इकोनॉमी में पिछले 10 साल में अच्छा नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ इनकम ग्रोथ, जिसका इम्पैक्ट कंजम्पशन पे आया है। बट अगर आप बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स देखें जो पिछले 10 साल में लॉन्च हुई है, उसकी वजह से रूरल इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, राइट। कुछ स्कीम्स है जैसे हाउसिंग फॉर ऑल जो आवास योजना है, उसमें पक्के घर बनाने की योजना, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है रूरल एरियाज में। सैनिटेशन, नल से जल की जो स्कीम थी उसकी वजह से टैप वाटर अवेलेबिलिटी है। इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी रूरल एरियाज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया है। और डेवलपमेंट साइड पे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, जैसे फार्म मैकेनाइजेशन लिटरेसी के वजह से इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वो जो यंगर पॉपुलेशन है वो फार्म्स में अब काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं, राइट। इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है रूरल एरियाज में, जिसके वजह से इनकम्स इंप्रूव होगी ऐसा हमें लगता है अगले 3 से 5 से 10 साल में वर्सेस जो पिछले 10 सालों में हुआ है। तो रूरल डेवलपमेंट प्लस कंजम्पशन का जो आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, जिस वजह से हमने अभी रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है। ओके, सो रूरल डेवलपमेंट स्टोरी के ऐसे की लेवल्स या फैक्टर्स क्या हैं और उसको देखते हुए ये फंड लॉन्च किया गया है और ये किस तरह से उन फैक्टर्स को लेवरेज करना चाहता है। तो अगर आप रूरल इंडिया में कुछ स्ट्रक्चरल थीम्स देखें डेवलपमेंट एस्पेक्ट वाइज, राइट, और इसका कंपैरिजन आप चाइना और तमिलनाडु जैसी इकोनॉमीज से कर सकते हैं, पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने लगता है, प्लस अगर फोकस मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन लेड जॉब क्रिएशन पे आता है, तो उस इकोनॉमी या उस स्टेट का डेवलपमेंट एक्सेलरेट होने लगता है, बिकॉज आप लोगों के लिए जॉब क्रिएशन कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी इनकम्स इंप्रूव होती है, राइट। अभी इंडिया में पिछले 10 सालों में, और ये थोड़ा स्ट्रक्चरल ट्रेंड भी रहा है, बट पिछले 10 सालों में एक्सेलरेशन हुआ है। जैसे मैंने कहा, जब एजुकेशन इंक्रीज होती है तब लोग फार्म जॉब से नॉन फार्म जॉब्स पे शिफ्ट होना चाहते हैं, जिस वजह से एक स्ट्रक्चरल थीम प्ले आउट होती है रूरल डेवलपमेंट में, जिसे कहते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। जिसका मतलब ये है कि ट्रैक्टर, एग्रोकेमिकल्स जैसे हर्बिसाइड है, फर्टिलाइजर्स, इन सब का यूसेज इंक्रीज होता है। ये एक स्ट्रक्चरल थीम है जो रूरल एरियाज में प्ले आउट होती है। दूसरा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखें एंड आप एसोसिएट कर पाएंगे जब मैं कहूँ कि लैंड प्राइसेस जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में इंडिया में, राइट। जिस वजह से जो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पे, वो काफ़ी कॉर्पोरेट्स और एसएमईज को एनकरेज कर रहे हैं कि वो डीप विद इन द कंट्री थोड़े रूरल एरियाज में जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करें। और इसलिए गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और रोड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। वो काफ़ी स्किलिंग इनिशिएटिव्स पे भी फोकस कर रहे हैं, ताकि ये जो रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप होगा उसके लिए लेबर सप्लाई अवेलेबिलिटी भी हो, राइट। कलेक्टिवली ये रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और अगर आप
फाइनेंशियल इंक्लूजन की थीम देखें, ये काफ़ी रूरल डेवलपमेंट से बेनिफिट करेगी। पिछले कुछ सालों में बिकॉज़ जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स देती थी, वो कैश में होती थी, काफ़ी लीकेज होता था सिस्टम में, जिस वजह से जनधन योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें काफ़ी रूरल एरियाज़ में लोगों को बैंक अकाउंट्स ओपन करके दिए गए थे, ताकि वेलफेयर स्कीम्स एफिशिएंटली पास ऑन हो सके। अब जब बैंक्स देख रही है अपनी इंडिया की बड़ी बैंक्स देख रही हैं कि डिपॉजिट अक्रीशन का जो स्कोप है रूरल एरियाज में, जब लोगों के पास इनकम ग्रोथ होगा, तब वो डिपॉजिट सेविंग्स है, एफडीज है, डिपॉजिट अक्रीशन पे फोकस करेंगे। और इस वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की थीम और स्ट्रेंथन होती है रूरल डेवलपमेंट से। ऑल्सो अगर आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखें, जब हमारे पास पैसे होते हैं, और हमने ये अर्बन इकोनॉमी में देखा है, जब लोगों के पास पैसे होते हैं तब वो अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंश्योरेंस को भी बेनिफिट करता है, जिस वजह से हमें लगता है कि कलेक्टिवली ये सारी थीम्स प्ले आउट हो सकती है एज फार एज रूरल डेवलपमेंट इज कंसर्न। ओके, सो लाइक यू सेड कि फंड का फोकस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और कंजम्पशन पर है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, यू टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन एज वेल। तो हमारे आने वाले बजट में भी रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स किए जा सकते हैं। आपको कैसे लगता है कि ये सब फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में इस फंड के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेंगे? तो अगर आप जो गवर्नमेंट की स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स है, राइट, और ये ओवरऑल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसे अगर हम कंसिडर करें, तो हमारी गवर्नमेंट इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इंक्रीज करना चाहती है। तो आप पिछले कुछ सालों में जो भी स्कीम्स लॉन्च हुई है इन टर्म्स ऑफ पीएलआई है, या मेक इन इंडिया के जो इनिशिएटिव्स पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, या अगर आप जो बीआईएस नॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं गवर्नमेंट ने, ये सब फोकस करता है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को ग्रो कर सके, राइट। इसका बेनिफिट रूरल एरियाज को, जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अब डीपर इनटू रूरल जाएगी काफी हद तक, बिकॉज लैंड प्राइसेस और कॉर्पोरेट आरओआई जो होता है वो इम्प्रूव होता है, राइट। तो गवर्नमेंट भी फोकस करेंगी कि जो स्किलिंग इनिशिएटिव्स है, आप मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में जो भी कंपनीज हैं उनसे आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे पास जॉब्स है, बट इंडिया में स्किल लेबर की काफ़ी कमी है। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट बजट पे जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे कंटिन्यू करेगी फोकस करना। बजट एलोकेशन लास्ट ईयर भी इंक्रीज हुआ था, इस बजट में भी इंक्रीज हो सकता है। जो विमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं वहाँ पे भी एक्सेलरेशन देखा जा सकता है। एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी गवर्नमेंट का फोकस रहना चाहिए ये बजट में, जिस वजह से रूरल अपॉर्चुनिटीज जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। ओके, एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड खुद को बाकी रूरल थीम्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कैसे डिफरेंशिएट करता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिटर्न और पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन? तो अगर आप मार्केट में कोई रूरल थीम आज ढूंढने जाए, वो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। अगर मिल भी रही है तो बहुत कंजम्पशन फोकस्ड होगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है वो प्योरली रूरल पे फोकस नहीं करती है, बिकॉज उसका काफ़ी फोकस जो है वो अर्बन इकोनॉमी पे भी रहता है। तो प्योर प्ले पार्टिसिपेशन जो रूरल थीम में है, वो आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में। जिस वजह से हमें लगा कि एक ऐसा ब्लेंड फंड इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कर सकता है जो रूरल अपॉर्चुनिटीज को एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से कवर करे। तो अगर आप ये फंड का इंडेक्स भी देखें, राइट, निफ्टी रूरल इंडेक्स जो है उसमें 11 सेक्टर है, कुछ 75 स्टॉक्स है, बहुत लार्ज कैप हैवी इंडेक्स है। अगर सेक्टोरल कॉम्पोजिशन देखा जाए तो उसमें बैंक्स है, एनबीएफसीज है, लाइफ इंश्योरेंस, सीमेंट, एफएमसीजी, थोड़े मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज, ऑटोज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एग्रोकेमिकल रिलेटेड कंपनीज, राइट। तो काफी एक ब्रॉड एक्सपोजर ये इंडेक्स देता है एज फार एज रूरल डेवलपमेंट प्लस कंजम्पशन इज कंसर्न। एंड हमें ऐसा लगता है कि अभी और कोई थीम अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो एक कंट्रेरियन पर्सपेक्टिव से रूरल में जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है उसे कैप्चर करती है। ओके, और अगर हम आगे के 5 या 10 साल देखें, तो रूरल इकोनॉमी कैसे इवॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, और कौन सी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो फंड के परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं? तो फ्रॉम अ 5 ईयर पर्सपेक्टिव हम सर्टेनली बिलीव करते हैं कि रूरल इनकम्स में ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने
अ, ये इलेक्शन के टाइम पे भी देखा था, एक लार्ज पार्ट ऑफ हमारी पॉपुलेशन ने अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया था गवर्नमेंट से कि वो खुश नहीं है और जो उनके साथ उनकी लाइफ में हो रहा है एज फार एज इनकम ग्रोथ इज कंसर्न। हमें लगता है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है थोड़े नियर टर्म मेजर्स है, जैसे लाडली बहना योजना है और काफी सारे स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इनकम्स, ताकि जो स्पेंडिंग पे स्ट्रेस है वो इम्प्रूव हो सके। प्लस कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स है जॉब क्रिएशन रिलेटेड जो पिछले 5 से 10 साल में मिसिंग थे फॉर द अमाउंट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन रिलेटेड जॉब्स जो हमें चाहिए थे। वो जब चेंजेस होंगे तब इनकम ग्रोथ की वजह से कंजम्पशन ग्रोथ बेनिफिट करेगा। और काफी सारे सब सेक्टर्स है कंजम्पशन साइड पे भी जो रूरल डेवलपमेंट के वजह से बेनिफिट करेंगी। अ, तो हमें लगता है कि रूरल डेवलपमेंट और कंजम्पशन साइड पे काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होगी अगले 3 से 5 से 10 साल में, जिस वजह से काफी जो रूरल इंडेक्स सेक्टर्स है वो बेनिफिट कर सकते हैं। बिगेस्ट रिस्क इस थीम में भी यही है कि जो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज एनविसाज कर रहे हैं कि इंडिया में डेवलप होगी हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए, अगर उस इंटेंसिटी से जॉब क्रिएशन नहीं हो पाया जैसे पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है उस पे हो सकता ओके। एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनीज और सेक्टर्स को सेलेक्ट करते वक्त कैसे ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च करेगा? फंड में जो कंपनीज हैं उनका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? है। तो इस फंड में अगर आपने एसआईडी देखा है तो उसमें फोकस ये है कि जो सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयमेंट जो कंपनीज में है या मैन्युफैक्चरिंग है वो रूरल से आना चाहिए टू सब्सटैंशिएट रूरल प्रेजेंस जो कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे, जिसके लिए हम कंपनीज से डेटा कंपनी डेटा पे रिलाई करेंगे एज फार एज यू नो जो सब्सटैंशियल रूरल प्रेजेंस है उसे जस्टिफाई करने के लिए। बट फ्रॉम अ वेरी इमीडिएट परस्पेक्टिव जो इंडेक्स जो है जिसमें 75 स्टॉक्स हैं वो हमारा पहला इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होगा। उसके बियॉन्ड एक ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है जहाँ पे हमें स्टॉक पिकिंग के लिए जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे मटीरियल रूरल प्रेजेंस है। ओके। एंड आपके हिसाब से रूरल फोकस फंड्स का रोल एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, स्पेशली जब हम करंट मार्केट वॉलेटिलिटी या इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज को कंसिडर करते हैं तो? तो यूजुअली इन्वेस्टर्स को अपने जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ एलोकेशन कुछ थीम्स को देना चाहिए। यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं 5 to 10% थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, बिकॉज वहाँ पे अंडर परफॉर्मिंग थीम्स में अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होती है एज फार एज रिटर्न क्रिएशन इज कंसर्न, राइट। अगर आप कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लेंगे दैट इज फार मोर सेंसिबल एज फार एज थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न, बट यूजुअली बिकॉज थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स थोड़े ज्यादा अग्रेसिव होते हैं वर्सेस से मोर डाइवर्सिफाइड फंड्स। वो अग्रेसिव इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर होता है। सो फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव थोड़ा सा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो का अगर इमर्जिंग थीमेटिक स्कीम्स में करें इन्वेस्टर्स तो रिटर्न की अपॉर्चुनिटी बेटर होती है। बट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो में आई थिंक थीमेटिक फंड्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती है। ओके। एंड लाइक यू मेंशन सम रिस्क, सो अगर रूरल इकोनॉमी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से सिग्निफिकेंट डाउनटर्न फेस करे, तो आपको लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड किस लेवल तक रेजिलिएंट हो सकता है और कैसे? सो अगर आप इस फंड का सेक्टोरल कॉम्पोजिशन देखें, पहले तो रूरल इकोनॉमी में मेजर इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्क आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के वजह से, राइट। बट बिकॉज हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रिसाइड करती है, गवर्नमेंट फोकस हमेशा रूरल पे रहता ही है। बट कंसिडरिंग कि इस फंड में सेक्टोरल एक्सपोजर काफी ब्रॉड है, जैसे मैंने कहा कि 11 सेक्टर्स है उसमें काफी सब सेक्टर्स है एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। अगर हमें लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क इंक्रीज करती है, तो हमें काफी डिसेंट साइज्ड एलोकेशन ले सकते हैं कुछ डिफेंसिव सेक्टर्स में, जैसे एफएमसीजी है, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके।
एंड ये फंड किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होगा इन टर्म्स ऑफ रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एटसेट्रा? सो हमें 3 से 5 साल का जो नज़रिया है इस फंड में काफ़ी डिसेंट लग रहा है, बिकॉज कुछ फैक्टर्स है हमारी इकोनॉमी में जो चेंज हो रहे हैं। अगला जो जनरल इलेक्शंस आएंगे 5 साल बाद, उसमें गवर्नमेंट को रूरल एरिया से फोकस करना ही पड़ेगा फॉर 2 रीजंस। वन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में रिसाइड करती है, और टू, अगर हम प्राइवेट केपेक्स साइकिल में पिकअप चाहते हैं तो ओवरऑल इंडिया में ब्रॉड बेस्ड डिमांड रिकवरी की ज़रूरत है, ताकि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स इंक्रीज हो सके जिस इंटेंसिटी से हम चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी में। इन दो फैक्टर्स की वजह से हमें लगता है कि 3 से 5 साल का व्यू इज गुड टू टेक। उसके बियॉन्ड अगर रूरल इनकम्स और ज़्यादा एक्सेलरेट होती है, बिकॉज जॉब क्रिएशन का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है। जैसे अगर हमने चाइना में देखा है, जो जॉब क्रिएशन हुआ है पिछले 20 सालों में बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन जो चाइना में हुआ है, अगर इंडिया में भी वो हम देखते हैं तो ये और लॉन्ग टर्म थीम में क्लासिफाई हो सकती है। सो इन्वेस्टर्स जो एक थीमेटिक फंड में एलोकेशन लेना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, तो अगर आप वो इन्वेस्टर्स हैं जो हाइब्रिड और एसिड एलोकेटर प्रेफर करते हैं यूजुअली, यू नो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, आपके नियर टर्म और आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, एक छोटा एलोकेशन टू थीमेटिक फंड्स वी थिंक इज मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन दिस पर्टिकुलर थीम। ग्रेट। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल इंसाइट्स। मुझे लगता है आज का ये डिस्कशन हमारी ऑडियंस को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल फंड के बारे में काफ़ी क्लैरिटी दिया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार, एंड थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू।